शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। औषधीय फसल कमांच की खेती किसानों के लिए है लाभकारी। गोबर गैस संयंत्र है ऊर्जा का खजाना और खाद का कारखाना। परंपरागत फसलों की खेती में बढ़ते हुए जोखिम के चलते हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और किसान इनकी खेती से कम लागत में अच्छा लाभ कमा रहे हैं। औषधीय फसलों के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं कमांच की खेती के बारे में, जिसकी अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। विशेष रूप से कुछ किसान भाई औषधि पौधों की खेती की तरफ जा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से आजकल जो किसान भाई केमाच फसल जो है उसकी भी खेती बहुतायत में करते हैं और केमाच की जब हम खेती करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी औषधि फसल है जिसकी खेतों में बहुत अच्छी इसकी किस्म आ चुकी है। पहले जो हमारी जंगली प्रजातियां थी उसके कारण खुजलियां होती थी और किसान भाई इनकी खेती नहीं करते थे, लेकिन अब बिना खुजली वाली हमारी केमाच की किस्में जो हैं वो खेतों में बुआई के लिए हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। तो ऐसी किस्मों का चयन कर हम अगर केमाच की खेती करते हैं तो आप अपनी आय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कौच या कमाच की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। भारी चिकनी, पथरीली, बंजर और जल भराव वाली भूमि में भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पीएच मान वाली भूमि में कमाच की फसल लगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी में पहले 2 बार आप कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद 1 बार उसमें रोटावेटर है उसके माध्यम से हम खेत को समतल कर लें और जब खेत आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाए उसके बाद में आप इसमें बुआई करें। और इस बात का ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके पहले हम लगभग 3 से 4 ट्रैक्टर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हम खेत में फैला देवें तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक मैटर आपके खेत में बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो जब भी हम खेत तैयार करते हैं उस समय हमको लगभग 20 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है वो हमें खेत तैयार करते समय ही देना है ताकि फसल की बढ़वार अच्छी हो। कौच के पौधों को अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए पौधों की बुआई के लिए बारिश का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। इस दौरान बीजों की बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक की जाती है। ऐसे स्थान पर जहां सिंचाई का ठीक प्रबंध नहीं होता है वहां पर बीजों की बुआई मार्च से अप्रैल माह के मध्य में की जाती है। जब हम बुआई करते हैं तो उसके पहले सबसे प्रमुख बात है बीजोपचार की और बीजोपचार करने के लिए हमें चाहिए कि प्रति किलोग्राम केमाच के बीज में लगभग 2 से 3 ग्राम बावेस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से उसको मिलाकर और उसके बाद उसकी बुआई करें। और जब खेत तैयार हो जाए तो उसके बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके बाद खेतों में हमारा जो 3 बाई 3 जो हमारा लाइन है उसकी मेड़ बना लें और पानी का भराव ना हो। पानी का जो बहाव है वो ढाल की दिशा में हो और नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाए, रुके ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये फसल जल भराव की स्थिति में इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3 बाई 3
जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है वो 3 फीट होनी चाहिए और जो हमारी पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 3 फीट होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप बुआई करें और पानी का भराव विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी का भराव आपके खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेल के रूप में फैलता है और इसमें बहुत अच्छा आपको उत्पादन होता है। जब आप बुआई कर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए। पानी चूँकि जल भराव हो रहा है तो पानी खेत से बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर पानी की कमी हो रही है तो भी वानस्पतिक वृद्धि कम होगी और पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होने से आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये लगभग 6 से 7 महीने की फसल होती है और इसमें जब आपकी वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको खेत में पानी की कमी देखी जाती है। तो ऐसे समय में आपको 1 से 1.5 महीने के अंतराल में पानी की सिंचाई आपको खेत में करनी, ताकि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे और पौधों का विकास अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो। तो समय समय पर पानी की सिंचाई भी करते रहता है वर्षा ऋतु के बाद में। इस प्रकार से आप खेत का निरीक्षण करें। इसके साथ ही जब आप देखते हैं कि 30-40 दिन की जब हमारी केमाज की फसल हो जाती है तो खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार की समस्या देखी जाती है। कौच या कमाज की खेती में पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 20 दिन पश्चात की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 25 दिन के अंतराल में करना होता है। इसके पौधों को अधिकतम 2 से 3 गुड़ाई की ही जरूरत होती है और उसके बाद आप उसमें प्रति बेल के हिसाब से लकड़ियों को गाड़ना है और लकड़ियों को गाड़ने के बाद उनको अच्छी तरीके से उसमें चढ़ाना है, ताकि आपकी जो केमाज की फसल है उसकी बढ़वार अच्छी हो और आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो। इस प्रकार से किसान भाई, जब आपकी पैदावार अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी तो उसकी तुड़ाई करके आप खेत में अच्छा लाभ कमा सकते हैं और बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की घटना की निंदा, डीजीपी को स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। उदयपुर की घटना पर उमा भारती का ट्वीट, राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसक घटना चिंता का विषय, सभी शांति और सामंजस्य बनाए रखें। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल बिजली और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इससे घर का सारा बजट बिगड़ रहा है। यदि आप बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र आवाना से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बायोगैस प्लांट लगा रखा है और वे उस उपयोग में लाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि ये किसान किस प्रकार से बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं। मेरा नाम महेश कुमार कुमावत, गांव उगरियावास, जिला जयपुर, राजस्थान। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर मेरी परिवार की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, इसके लिए मैं यहाँ छोड़ के और फिर टाइल मार्बल का काम सीखने के लिए महाराष्ट्र चला गया। मैंने महाराष्ट्र के अंदर टाइल्स और मार्बल का काम सीखा। फिर मैंने वहाँ कम से कम 10 साल तक काम किया। तो वहाँ से हमको एक बाहर गांव जाने के लिए मौका मिला, जो एक जैन आश्रम था। वहाँ पर ये बायोगैस का ये प्लांट बना हुआ था। तो हमने वहाँ बने हुए को देखा तो मेरी भी इच्छा हुई उसको बनाने में। तो पर हमारी कंडीशन थोड़ी मतलब उस टाइम अच्छी नहीं थी, तो फिर हम वहाँ से घर आ गए। फिर हमने घर पे आने के बाद
सबसे मैंने बातचीत की, भाई क्या है इसको ऐसा अपन बना ले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में बनाने के लिए सोचे, वहाँ मैंने थोड़ा बहुत देखा था, क्योंकि वहाँ पूछा तो किसी बताने वाला भी नहीं था, तो वही मैंने माइंड में रखा और फिर यहाँ उसकी तैयारी की। थोड़ा इनकम हो गई, थोड़ा वहाँ काम सीखने के बाद मैंने 2 पैसे कमाए, फिर कमाने के बाद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके फिर मैंने ये गैस का, एक गोबर गैस का प्लांट बनाने की सोची। किसान भाइयों के सामने दिन प्रतिदिन एलपीजी गैस की आसमान छूती कीमतें और गैस को लाने ले जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो गैस समय पर नहीं मिल पाती है। तो इस समस्या को देखते हुए यदि किसान भाई गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं और गैस पर होने वाले खर्च से भी छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही इससे मिलने वाली खाद खेती और बागवानी के लिए भी काफी लाभकारी है। इसी लाभ को देखते हुए इस किसान भाई ने गोबर गैस प्लांट लगाकर लाभ उठा रहे हैं। मैंने गैस का, एक गोबर गैस का प्लांट बनाने की सोची, तो पहले मैंने ये खुदाई की, हम चारों भाई मिलके, और इसकी मिट्टी बाहर निकाल दी। ये ऐसा 12 फुट चौड़ा है, ऐसा 12 फुट है और ऊंचाई है ना इसकी 9 फीट है ऊंचाई। और फिर इसका हमने मिट्टी को साफ करके इसके नीचे पत्थर वत्थर डाले और इसका फर्श डाला। फर्श डालने के बाद ये एक गुम्मच गोलाकार आकृति में है ये, और इसके अंदर 1000 ईंट लगती है और इसमें कम से कम 50 गमला बजरी का लगता है इसमें, और कम से कम 8 कट्टे सीमेंट के लगते हैं। एक राउंड इसमें जैसे इसको बनाएंगे, ये एक दिन में नहीं बनता है, कम से कम इसके अंदर 15 दिन लगते हैं इसको बनाने में, क्योंकि वो गोलाकार आकृति में रहता है। तो इसके अंदर इसमें लेबर भी ज़्यादा लगती है, पर मैंने तो लेबर लगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने इसको बनाया, इसका बीड़ा उठाया। ये जो बना हुआ है ये गोलाकार आकृति में है ये। और फिर ये बनाने के बाद फिर बनता है इसका ये मिक्सिंग टैंक, ये इधर से बाहर निकलने वाला आउटलेट। और इसका खर्चा है ना लगभग उस टाइम मेरा 18,500 के लगभग खर्चा आया था इसमें। बनाने के बाद मैंने कम से कम इसको 25 से 30 दिन तक मैंने गोबर इकट्ठा किया, क्योंकि मेरे पास कम से कम 25-30 पशु है। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानस था भाई अपन ये प्लांट बनाएं, क्योंकि गोबर गैस में सुना भी था, पढ़ता था, तभी से मेरा ऐसा मानस था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर लगता है इसमें फर्स्ट टाइम। उसके बाद में तो इसमें 2 गमला या 1 गमला, जैसे जैसे कभी 2 दिन से भी डालो, कभी 4 दिन से डालो, 5 दिन से भी डाल सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है भाई एक ही दिन डेली रोज़ डालना पड़ेगा, नहीं, इसमें 3-4 दिन 5 दिन से भी डाल सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब ये गैस काम करती है और नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। ये इसका ये ऊपर एक होल छोड़ना पड़ता है, जिसके अंदर ये अपन पाइप लगाएंगे। ये पाइप मतलब 1 इंच का होना चाहिए, और ऊपर जो ऊपर का सिरा है गोलाई का, उसमें लगाएंगे। उसमें लगाने के बाद एक ये अपना वाल लगेगा, और ये पाइपलाइन है, इसके द्वारा ये इसमें से गैस जाती है। ये मिक्स करने का, गोबर का मिक्स करने का टैंक है, ये इसकी ऊंचाई से ऊपर रहता है। ये 3x3 का मिक्स टैंक बनाया जाता है, जिसमें अपन गोबर डालेंगे। गोबर डालने के बाद इसमें पानी गोबर उसी हिसाब से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। जो यहाँ से गोबर निकलता है, और ये ही एक रास्ता भी है इसको मतलब साफ करने का। और ये पाइपलाइन है, इसके द्वारा ये इसमें से गैस जाती है। ये इस प्रकार जलती है, ये इसमें कोई बदबू भी नहीं आती है और उससे भी अच्छी चलती है। और इसकी चाय खाना बहुत टेस्टी बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये बनाना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि 2 सिलेंडर के पैसे बचते हैं मेरे 1 महीने के, तो 12 महीने के 24,000 रुपये हुए, और खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। ये किसान भाई गोबर गैस प्लांट लगाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि इससे इनको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। इससे इनको खाना पकाने में आसानी रहती है, चूल्हे की धुएं से निजात मिली, गोबर गैस लगाने से लकड़ी की बचत हुई, जब चाहे तब गोबर गैस उपयोग में ले लेते हैं। इससे एलपीजी गैस में होने वाले खर्च की बचत हुई और इससे मिलने वाली खाद को फसलों में उपयोग करने से उत्पादन बढ़ा।
तो इस किसान भाई ने गोबर गैस लगाकर आम के आम गुठलियों के दाम की कहावत को सिद्ध कर दिखाया। आप भी इस तरह के बायोगैस प्लांट लगाकर लाभ उठा सकते हैं। मेरे कम से कम 1 महीने में 3 सिलेंडर लगते हैं। इससे 2 सिलेंडरों की मेरी इससे बचत होती है। मेरा 1 सिलेंडर एलपीजी का लगता है और 2 सिलेंडर ये इससे बचते हैं, जिससे मेरा खाना, चाय, दूध सब गर्म होते हैं इससे। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। जैसे ही ख़त्म होगी 1 या 2 घंटे बाद वापस अपना प्रक्रिया करता है और गैस वापस से इसमें स्टॉक हो जाती है और वापस से चलता रहता है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है भाई ये बंद हो गई या ख़त्म हो गई, ये एनी टाइम चलती रहती है। और जो इसका ये गोबर निकलता है ये जैविक खाद में प्रयोग आता है। मतलब इसको निकलने के बाद ये कम से कम 1 साल बाद में गोबर निकलता है बाहर, जो आज डालते हैं वो 1 साल बाद निकलता है। तो इसका जैविक खाद इतना ज़बरदस्त बन जाता है कि इसमें फसल बहुत ज़बरदस्त होती है। और हमारे 4 भाइयों की फैमिली है, उसके लिए हमें 3 सिलेंडर लेने पड़ते हैं। तो ये बनाने के बाद हमें 2 सिलेंडरों की इसमें बचत होती है और 1 सिलेंडर ही हमें लेना पड़ता है। सिलेंडर की इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है। कि ये बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत फायदे की चीज़ है, इससे नुकसान नहीं होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की घटना की निंदा। डीजीपी को स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। उदयपुर की घटना पर उमा भारती का ट्वीट। राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसक घटना चिंता का विषय, सभी शांति और सामंजस्य बनाए रखें। उदयपुर की घटना पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ट्वीट। कांग्रेस सरकार से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस पोषित आतंकवाद की योजना का क्रियान्वयन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों में मुख्यतः मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ में जिन फसलों की बुआई करनी हो उनकी उन्नतशील प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था कर लें। धान का थरहा डालने या बुआई से पहले स्वयं उत्पादित बीजों को 17% नमक के घोल से उपचारित कर पुष्ट बीजों का चयन करें। प्रमाणित या आधार श्रेणी के बीजों के पैकेट में प्रदाय किए गए फफूंदनाशक से अवश्य उपचारित करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर खाद की व्यवस्था कर लें। सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का थरहा तैयार करने के लिए खेतों में पलेवा देकर उपयुक्त ओट आते ही खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार कर रखें। इस प्रक्रिया से खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और खेत तैयार रहने से जून के पहले सप्ताह में थरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। धान की रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10वां भाग में नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटे धान वाली किस्मों की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पतला धान की किस्मों की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डालें। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि फसलों की बुआई के लिए खेतों की गहरी जुताई कर
तैयार कर लें, जिससे बहुवर्षीय घास नष्ट हो जाएं। खरीफ की लत्तर वाली सब्जियों जैसे लौकी, कुमड़ा का बैग में पौधे तैयार करें और करेला, बरबट्टी लगाने के लिए अच्छी किस्म का चयन कर मेड़ नाली पद्धति से फसल लगाना सुनिश्चित करें। जो किसान भाई फलदार पौधे लगाना चाहते हैं वे वर्तमान में खेतों की तैयारी करें और साथ ही साथ खेतों में वर्षा ऋतु में पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का कार्य प्रारंभ करें। गड्ढों में मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद, दीमक मारने की दवा एवं अनुशंसित उर्वरक की मात्रा मिलाकर पुनः जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरें। पशुओं को खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीके बरसात से पहले अवश्य लगवा लें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। गर्मी के मौसम में मुर्गियों के लिए पीने के पानी की मात्रा 3 से 4 गुना बढ़ा दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुदरई, जिला नरसिंहपुर के कृषक देवेंद्र पटेल ने। ये टमाटर की फसल में फलछेदक कीट के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर एक खास सब्जी है जिसे साल भर उगाया जाता है। टमाटर की फसल में कीटों व रोगों से किसानों को काफी नुकसान होता है। टमाटर की फसल को कीटों से करीब 40 से 50% तक नुकसान होता है। इसीलिए कीड़ों से बचने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं टमाटर की फसल में लगने वाले फल भेदक कीट के बारे में। फल भेदक कीट की पहचान। इस कीट का आकार वयस्क, मध्यम व पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंखों पर भूरे रंग की कई धारियां होती हैं। इस कीट की मादा पत्तियों की निचली सतह पर हल्के पीले रंग के खरबूजे जैसी धारियों वाले अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में